जैसे कि मित्रों आप जानते ही हैं कि हमने हिंदी साहित्य के अंतर्गत आधुनिक साहित्य में भी विशेष रूप से छायावादी कवियों की रचनाओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और इसी विषय में आज हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित लंबी कविताओं की। छायावाद युग में एक लंबी कविताओं की रचना की परिपाटी कहें एक विधा नवीन रूप से प्रारंभ हो रही है, जो हमारी परंपरागत प्रबंधात्मक काव्यों की रचना की जो एक परंपरा थी, जिसमें महाकाव्य खंड काव्य की रचना की जाती थी। चाहे हम भक्ति काल देखते हैं, रीति काल देखते हैं, हालांकि रीति काल में आकर के मुक्तक काव्य अधिक रचे गए, परंतु आधुनिक काल आने के बाद जब भाषा के संदर्भ में भाषा का तेवर बदलता है, ब्रज भाषा से खड़ी बोली की ओर मुड़ते हैं द्विवेदी युग में आकर के, और फिर छायावाद तक आते आते उसकी परिष्कृति पर, उसकी साहित्यिकता पर अधिक बल दिया जाता है। न केवल भाषा के संदर्भ में अपितु काव्य विधाओं के संदर्भ में भी नए प्रयोग हमें छायावाद युग में देखने को मिलते हैं। और ये नवीन प्रयोग काव्य विधाओं में जो प्राचीन परंपरागत विधाएं थी, उनको तोड़ते हुए, उनसे आगे बढ़ते हुए नवीन विषयों के अनुरूप नई विधा को अपनाते हैं। और इसी विधा के अंतर्गत लंबी कविता का भी हम स्वरूप देखते हैं छायावादी काव्य में। छायावाद में हालांकि इससे पूर्व मैथिली शरण गुप्त यशोधरा में एक नवीन प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं, जो खंड काव्य की परंपरा से आगे बढ़कर के एक नवीन प्रयोग दिखाई देता है। और इसी में ही प्रसाद आगे बढ़कर के लंबी कविता लाते हैं, और उनकी आख्यान परक कविताएं जिनमें अशोक की चिंता है, पेशोला की प्रतिध्वनि है, या प्रलय की छाया है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण है, और फिर इनके साथ साथ निराला भी नई लंबी कविता की ओर मुड़ते हैं। उनकी व्यंग्यात्मक लंबी कविता कुकुरमुत्ता हम देखते हैं, या हम राम की शक्ति पूजा या उनका शोक गीति सरोज स्मृति देखते हैं। तो निराला भी लंबी कविता की ओर मुड़ते हैं। और फिर आगे चल कर के छायावादोत्तर युग में तो अनेक कवि, मुक्तिबोध आदि कई कवि लंबी कविता की ओर मुड़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझे मित्रों कि लंबी कविता से अभिप्राय क्या है। क्या वो आकार में लंबी होने के कारण हम उसे लंबी कविता कहते हैं, या कुछ इसमें संरचनागत स्वरूपगत कुछ वैभिन्न है, कुछ नवीनता है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो लंबी कविता एक स्वतंत्र, नवीन और पूर्ण साहित्यिक विधा है। आकार की दृष्टि से नहीं, एक अपने आप में पूर्ण विधा है, जिसमें जीवन के विभिन्न संदर्भों को जोड़कर नाटकीयता के रूप में मन की तनावग्रस्त अवस्था का चित्रण किया जाता है। तो वर्तमान युग आया, आधुनिक युग जैसे ही आता है, तो जीवन में अनेक तनाव, अनेक द्वंद्व, अनेक विसंगतियां आती हैं, और जीवन में विभिन्न संदर्भ हैं। अब उनको प्रस्तुत करने के लिए जो शास्त्रीय विधानों से युक्त, शास्त्रीय परंपरा से या रस छंद आदि के बंधनों से बंधा हुआ जो एक निश्चित काव्य रूप था, वे उसको अभिव्यक्त करने में समर्थ नहीं था। तो मन की जो तनावग्रस्त अवस्था है, उसको चित्रण करने, मन के भावों का चित्रण करने में वे काव्य रूप उतने सशक्त नहीं थे। तो इसलिए नए भाव रूपों को लेकर, नई संरचना को लेकर, जीवन के विभिन्न संदर्भों को उसमें जोड़ते हुए लंबी कविता एक नाटकीयता के रूप में, नाटकीयता उसकी एक अलग पहचान है, एक संरचनागत अलग विशेषता है, तो उसको नाटकीयता के रूप में तनावग्रस्त अवस्था का चित्रण करती है। और 20वीं शताब्दी में आधुनिक युग की एक आवश्यकता के रूप में लंबी कविता का हम उदय देखते हैं। ऐसे काव्य माध्यम की आवश्यकता जिसमें
नए जीवन विधान की संगति हो, जो परंपरागत रूप विधान की रूढ़ियों से मुक्त हो, जिसमें नए सत्य के साक्षात्कार की क्षमता हो, जो आधुनिक परिस्थिति और संवेदना द्वारा प्रमाणित भी हो। तो इस तरह से मित्रों हम देखते हैं कि जो परंपरागत रूप विधान रहे, महाकाव्य के रूप में, खंड काव्य के रूप में, तो उन रूप विधान में छंद का बंधन था। वहां अलंकारिक सौंदर्य पर विशेष बल था। तो और विशेष रूप से छंदों के बंधन से बंधे होने के कारण कविता का जो भाव था वो कहीं पीछे छूट जाता था। भाव की ओर ध्यान न देकर कवि का ध्यान उसकी छंदोबद्धता में रहता था, और इस छंदोबद्धता के कारण कई बार वो शब्द में परिवर्तन करता था, और उस शब्द के परिवर्तन पे या शैल्पिक सौंदर्य पर अधिक बल देने के कारण भाव पक्ष कहीं पीछे छूट जाता था। और आधुनिक परिस्थिति और आधुनिक जो संवेदनाएं हैं, तो वह इन परंपरागत काव्य विधानों के माध्यम से प्रकट होने में असमर्थ थी। कवि वहां कुछ कमी अनुभव करता है, कवि को लगता है कि उसका भाव कहीं छूट रहा है, तो वो इन बंधनों से मुक्त होना चाहता है। इसीलिए निराला मुक्त छंद की बात करते हैं। मुक्त छंद होते हुए भी, छंद के बंधन से मुक्त होते हुए भी उसमें एक अन्विति है, उसमें क्रमबद्धता है, एक व्यवस्था है, एक लयात्मकता है, परंतु छंदोबद्धता नहीं है। और जब लंबी कविता की रचना हुई तो उसके माध्यम से नए जीवन विधान को प्रस्तुत करना, जीवन की विसंगतियों को, मानसिक तनावों को, विद्वेष आदि को, विद्रोह को प्रस्तुत करना इन कवियों के लिए अधिक संभव हो गया। और अगर हम देखें कि लंबी कविता का प्रारंभ कब से हुआ, केवल हिंदी साहित्य की बात नहीं करें, अगर हम विश्व साहित्य में देखें तो विश्व साहित्य में लंबी कविता का प्रारंभ प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित टी.एस. इलियट की वेस्टलैंड से माना जाता है। वेस्टलैंड जिसका फिर आगे हिंदी में अनुवाद भी हुआ उज्जड़ ग्राम के नाम से भारतीय हिंदू युग में। और लंबी कविता में नाटकीयता की जो अवधारणा है वह भी इलियट की वस्तुमूलक प्रतिरूपता, ऑब्जेक्टिविटी, उससे मिलती जुलती है। और यही टी.एस. इलियट के वेस्टलैंड से ही प्रभावित होकर के उसी स्वरूप को, उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हिंदी साहित्य में छायावादी कवियों द्वारा भी लंबी कविता के रूप में अपने भावों को प्रकट करना, भावों को प्रस्तुत करना प्रारंभ किया गया। और इसका जो प्रारंभ है वे प्रसाद द्वारा ही किया गया। और फिर निराला को हम देखते हैं, आगे चल करके मुक्तिबोध को देखते हैं, पंत आदि कवि, महादेवी, सभी जो छायावादी कवि हैं वो लंबी कविता में अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। तो इस तरह से प्रारंभ जो है वो टी.एस. इलियट की वेस्टलैंड से माना जाता है। अब हम मित्रों देखते हैं कि लंबी कविता की विशेषताएं क्या क्या है, उनमें वे कौन सी विशेषताएं हैं जो उन्हें परंपरागत रूप विधान से अलग करती हैं और अपनी एक विशेष पहचान बनाती हैं। तो लंबी कविता में विषय, संवेदना, भाव, विचार और कथ्य के अनुरूप स्वयं को नए रूपों में ढालने की क्षमता है। तो विषय के अनुरूप जैसी संवेदना है या भाव है या विचार है, उसके अनुरूप नई कविता स्वयं को ढाल लेने की क्षमता रखती है। विशेष प्रकार का युगीन यथार्थ, जिससे कवि सीधे सीधे टकराने के लिए विवश होता है, तब लंबी कविता ही उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो युगीन यथार्थ को प्रस्तुत करने का जो सामर्थ्य है वो लंबी कविता में है। युग के अनुकूल नवीन सत्य के साक्षात्कार की क्षमता लंबी कविता में है। और इसके साथ ही लंबी कविता के माध्यम से
कवि आत्म संघर्ष को रूपायित करने में सक्षम है। कवि स्वयं अनेक द्वंद्वों से, अनेक जीवन के संघर्षों से जूझ रहा है। कवि के अपने मन में एक उथल पुथल जो जीवन के यथार्थ को देखते हुए उत्पन्न हो रही है, उसके अपना जो एक संघर्ष है, अब उस संघर्ष को वो प्रकट करने में, अभिव्यक्त करने के लिए बेचैन है, तो उसको रूपायित करने में लंबी कविता सक्षम रहती है। नवीन वैचारिक बोध और यथार्थ बोध की सटीक अभिव्यक्ति और उनके बीच के मूल्यों का निर्धारण भी लंबी कविता के माध्यम से ही संभव हो सकता है। संवेदना की निर्बाध अभिव्यक्ति है, क्योंकि कोई छंद का बंधन नहीं है, कोई रस अलंकार का बंधन नहीं है। कवि का पूरा ध्यान अपने भावों को, अपने कथ्य को, अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने पर है। तो जो संवेदनाओं की निर्बाध अभिव्यक्ति है, वे लंबी कविता में ही संभव है। इसके साथ ही आंतरिक भावों का संघर्ष और बाह्य परिस्थितियों का तनाव, दोनों को समान रूप से चित्रित करने का सामर्थ्य भी लंबी कविता में है। तो इस तरह से मित्रों, लंबी कविता की हमने बात की कि लंबी कविता से क्या अभिप्राय है। केवल आकार में, केवल भौतिक रूप में एक 15 पेज की, 20 पेज की, 50 पेज की या 100 पेज की कविता वो लंबी कविता नहीं कहलाएगी। लंबी कविता वह जो सभी प्रकार के जीवन के यथार्थ को, कथ्य को, संवेदना को, भाव को, वैचारिकता को अभिव्यक्त करने में समर्थ हो। किस रूप में? नाटकीयता के रूप में, एक विशेष विधान के अंतर्गत, वह लंबी कविता है। तो और इसका जो छायावाद में प्रारंभ हुआ, वे टी.एस. एलियट की वेस्टलैंड से प्रभावित होकर के किया, और बंगला में भी लंबी कविताएं रची गई, और इस तरह से अंग्रेजी की और बंगला की कविताओं को सामने रखते हुए हिंदी साहित्य में भी इस नई विधा का प्रारंभ हुआ। और आज हम बात कर रहे हैं अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, इन दो कविताओं के ऊपर, जो जयशंकर प्रसाद की लंबी कविताएं हैं और ऐतिहासिक पौराणिक पात्रों को आधार बनाकर आख्यानक गीति के रूप में प्रसाद जी ने इन लंबी कविताओं की सर्जना की। तो इन 4 लंबी कविताओं में से जो शेर सिंह का शस्त्र समर्पण है, इस पर चर्चा अभी हम विस्तार से करेंगे। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण ऐतिहासिक घटना के आधार पर वीर शेर सिंह के मन की व्यथा कथा को मूर्त रूप प्रदान करने का एक काव्यात्मक प्रयास है। वास्तव में इसकी हम, क्योंकि ये मैंने अभी कहा कि एक आख्यान परक लंबी कविता है और एक ऐतिहासिक घटना को आधार बना करके इसकी रचना हुई है। अब वो ऐतिहासिक घटना क्या है? अंग्रेजों के साथ सिख समुदाय का 2 बार युद्ध हुआ। प्रथम युद्ध चिल्लियांवाला में हुआ और उस युद्ध में सिखों को विजय प्राप्त हुई। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी, पर उनकी मृत्यु के बाद भी सिख समुदाय ने अंग्रेजों के विरुद्ध पूरे शौर्य से, पूरे साहस के साथ युद्ध किया और विजय प्राप्त की। और उस विजय को प्राप्त करने के बाद उन नवयुवकों में एक उन्माद की भावना जागृत हो गई थी, एक अहंकार की भावना भी जागृत हो गई थी। उधर महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई, तो उनका जो छोटा सा बच्चा था, बेटा था, तो उसकी रक्षा का दायित्व उनकी पत्नी पर आ गया। और अंग्रेजों की ओर से लाल सिंह जो है वो रियासत के दीवान नियुक्त किए गए थे। तो महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी और लाल सिंह, उनके ऊपर ही उस बच्चे की रक्षा का भार था। और इधर अंग्रेजों के साथ युद्ध होता है, दूसरा युद्ध होता है, और इस युद्ध में शेर सिंह और उनके साथी
पूरी वीरता के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पराक्रम के साथ युद्ध करते हैं, पर पराजित हो जाते हैं और उन्हें अपना शस्त्र समर्पण करने पड़ते हैं। अंग्रेजों के समक्ष अपने शस्त्र को, हथियारों को फेंक देना पड़ता है। और उसके पीछे कारण था लाल सिंह, जो था पराक्रमी, वीर था, परंतु व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण वो अंग्रेजों से जाकर मिल जाता है और अंग्रेजों से मिल जाने के कारण अपने ही सिख समुदाय के साथ द्रोह करता है, तो वो देशद्रोही बन जाता है और वे बारूद की जगह आटा दे देता है, आटे की गोलियां दे देता है। तो और फिर जब ये सेना पराजित हो जाती है और लौटने लगती है तो वो पुल तोड़वा देता है। तो इस तरह से अपने ही साथी के गद्दार होने के कारण इस समुदाय को पराजित होना पड़ा, हार का मुख देखना पड़ा और उन्हें अंग्रेजों के समक्ष अपने आप को समर्पित करना पड़ा। तो वो शेर सिंह जो वीर है, पराक्रमी है, जो अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर है, परंतु अपने ही साथी के गद्दारी के कारण वे अपने देश को पराजित होता हुआ देख रहा है। तो उसके हृदय की जो व्यथा है, उसके भीतर जो एक आत्मग्लानि का भाव है, उसको काव्यात्मक रूप प्रदान करते हैं प्रसाद जी इस कविता के माध्यम से। प्रसाद जी ने बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से शेर सिंह के मन में उठे हुए सभी भावों का अंकन मानवीय, वीरोचित और मनोवैज्ञानिक शैली में किया है। केवल इतिहास की घटना प्रस्तुत करना प्रसाद जी का उद्देश्य नहीं है। उस घटना का प्रभाव जो शेर सिंह के मनोभावों पर पड़ा है, उसके भीतर जो भावना जागृत हुई है, उसका मनोवैज्ञानिक शैली से चित्रण प्रसाद जी इस कविता में करते हैं। क्योंकि जो स्थितियां अंग्रेजों से युद्ध करते हुए शेर सिंह के समक्ष थी, वही स्थितियां 1933 में जब लहर की रचना कर रहे हैं तो लगभग वही स्थितियां थी। लहर में संकलित ये कविता है, लहर में ही ये चारों कविताएं संकलित है और 1933 में लहर का प्रकाशन होता है और उस समय में भी वही देख रहे थे कि जो गद्दार हैं अपने छोटे छोटे तुच्छ लाभों के लिए अंग्रेजों के साथ हाथ मिला रहे हैं और जिसके कारण देश को गुलाम होना पड़ रहा है। लगातार अंग्रेजों के सामने अपने अस्त्र शस्त्र डालने पड़ने, समर्पण करना पड़ रहा है। तो वो ऐतिहासिक घटना को आधार पर बना करके प्रसाद जी उसको वर्तमान संदर्भ के साथ जोड़ते हुए एक मनोवैज्ञानिक शैली में इस कविता की रचना करते हैं। आत्मग्लानि का अनुभव करता हुआ शेर सिंह का वीरोचित भावों से युक्त होकर जो आत्म गौरव से पूर्ण कथन है, वे इन पंक्तियों में मित्रों हम देखते हैं। शेर सिंह कहते हैं, ले लो ये शस्त्र है, गौरव ग्रहण करने का रहा कर में, अब तो न लेश मात्र। शस्त्र समर्पित कर रहे हैं पर मन में ये भाव नहीं है कि मैं अंग्रेजों के साथ मिल जाऊंगा तो मुझे कुछ लाभ हो जाएगा। वो कहते हैं मुझे अब प्राणों का लेश मात्र भी भय नहीं है, उनकी जरा भी चिंता नहीं है। और शेर सिंह की पीड़ा की अभिव्यक्ति कि किस तरह से अपना ही साथी विश्वासघात कर जाए, अपना ही साथी देशद्रोही बन जाए, तो उस लाल सिंह के प्रति जो शेर सिंह के मन में एक घृणा का, एक विद्वेष का भाव जागृत होता है और वे भाव इन पंक्तियों में प्रकट होता है कि लाल सिंह जीवित कलुष पंचनद का देख दिए देता है, सिंहों का समूह नख दंत आज अपना। कि तुम तो जीवित कलंक हो, कलुष कलंक, पंचनद पंजाब के लिए आता है कि तुम तो पंजाब का साक्षात एक कलंक हो, तुम्हारे कारण ही आज हमारे पंजाब को गुलाम बनना पड़ रहा है। देख
कि देखो तुम्हारी देशद्रोहिता के कारण, देखो तुम्हारे विश्वासघात के कारण ही ये सिंहों का समूह, ये जो सिख समूह था जिन्होंने अंग्रेजों को चिलियावाला में पराजित किया था, हार का मुंह दिखाया था और जिससे अंग्रेज डरते थे, वही सिंह, शेर के समान शक्तिशाली पराक्रमी, ये समूह अपने नख दंत को, अपने अस्त्र शस्त्र को आज समर्पित कर रहा है, आज दे रहा है। तो ये शेर सिंह की एक आंतरिक पीड़ा की अभिव्यक्ति प्रसाद जी करते हैं। और इसके साथ ही फिर वो कहते हैं, आज विजयी हो तुम और है पराजित हम। तुम तो कहोगे, इतिहास भी कहेगा यही, किंतु यह विजय प्रशंसा भरी मन की एक छलना है। वीर भूमि पंचनद वीरता से रिक्त नहीं। अब अंग्रेज विजयी हो गए थे, सिख समुदाय को पराजय का मुंह देखना पड़ा था और इनके अंदर कायरता नहीं थी। ये पराजित हुए अपने ही साथी के विश्वासघात के कारण, अपनी कायरता या अपनी कमजोरी के कारण पराजित नहीं हुए। और ये अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई छल कपट से, क्योंकि लाल सिंह ने छल कपट किया, उसने आटा मिला दिया बारूद की जगह। तो आज विजयी हो तुम, अंग्रेजों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम आज विजयी हो रहे हो, अपने आप को जीता हुआ मान रहे हो और अभिमान से युक्त हो रहे हो, और हम पराजित हो गए हैं। तुम तो कहोगे, तुम तो यही कहोगे कि तुम विजयी हो गए हो, इतिहास भी यही कहेगा कि सिख समुदाय पराजित हो गया था, किंतु यह विजय प्रशंसा भरी मन की एक छलना है। ये वास्तव में एक छल कपट था कि तुम हम सिख समुदाय को कभी पराजित नहीं कर सकते थे। छल कपट से जीता गया युद्ध जो है वो विजय नहीं माना जा सकता। तो तुम अपने आप को भले ही विजयी मानो, पर हम तुम्हें कभी भी विजयी नहीं मान सकते, क्योंकि तुमने ये युद्ध छल कपट करके जीता है। वीर भूमि पंचनद वीरता से रिक्त नहीं। ये जो पंजाब की भूमि है, ये तो वीर युवकों से भरी हुई है। एक से बढ़कर एक पराक्रमी युवक यहाँ पर शौर्य से युक्त, अपने देशभक्त के भाव से युक्त वीर है। तो ये भूमि वीरता से रिक्त मतलब खाली, वीरता से खाली कभी नहीं रही। तुम एक बार पराजित छल कपट से कर लोगे, पर हमेशा पंजाब को, पंजाब के वीरों को छल कपट से पराजित नहीं कर पाओगे। तो ये शेर सिंह के अंदर जो वीरता का भाव था, जो अपने देश के प्रति एक भक्ति का भाव था, उत्साह का भाव था, प्रेम का भाव था, उसे प्रसाद जी प्रस्तुत करते हैं। और शेर सिंह की दृष्टि में छल प्रपंच से भरे हुए युद्ध को विजयी करने की अपेक्षा मृत्यु को स्वीकार कर लेना, मृत्यु का वरण कर लेना श्रेष्ठ है। इसीलिए वो कहते हैं, काठ के हो गोले जहां आटा बारूद हो, और पीठ पर हो दुरंत दुश्मनों का तरस, छाती लड़ती हो भरी आग बाहुबल से, उस युद्ध में तो बस मृत्यु ही विजय है। कि तुमने तो छल कपट करके जीत की, गोले की बजाय लाल सिंह ने क्या कर दिया, काठ के गोले दे दिए, लकड़ी के गोले पकड़ा दिए, बारूद की जगह आटा भर दिया। तो काठ के हो गोले जहां आटा बारूद हो, और पीठ पर और पीछे से भयंकर ऐसे दुरंत दुश्मनों का तर्कस हो, वो आतंक कर रहे हो, वो अपने तोप चला रहे हो, छाती लड़ती हो भरी आग बाहुबल से, कि हमने बड़ी वीरता से, बड़े पराक्रम से, जोश से युद्ध किया, पर अगर उस युद्ध में पराजय स्वीकार कर लेने से तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है। छल कपट से जीत लेने से, छल कपट करके विजय प्राप्त करना हमें स्वीकार्य नहीं है। हमें तो युद्ध में मृत्यु को प्राप्त कर लेना, मृत्यु का वरण करना ही हमारी वास्तविक विजय है। तो इस तरह से शेर सिंह के पराक्रम को, उसके जोश को, उसके मनोभावों को प्रसाद जी जो है वो प्रस्तुत करते हैं, और सिखों की वीरता का चित्रण करते हुए। क्योंकि प्रसाद जी
अतीत के गौरव का गुणगान करते हुए वर्तमान को एक प्रेरणा देते हैं, वर्तमान को एक दिशा दिखाते हैं। और सिखों की वीरता का वर्णन करते हुए कि उन्होंने कैसे अतीत में अंग्रेजों को छक्के छुड़ाए थे, तो वो कहते सिख थे सजीव, स्वत्व रक्षा में प्रबुद्ध थे, जीना जानते थे, मरने को मानते थे सिख, किंतु आज उनका अतीत वीर गाथा हुई। तो इनका पराक्रम, इनकी वीरता तो इतिहास में प्रमाणित है, इतिहास सिद्ध है। और अपने स्वत्व की, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए ये सदैव जागरूक रहे और मरने को स्वीकार कर लेते थे। परंतु आज जिस तरह से एक देशद्रोही के कारण पराजय का मुख देखना पड़ा, तो आज उनका अतीत वीर गाथा हो गई। तो इस तरह से शेर सिंह के मन की अंतर्व्यथा, उसका द्वंद्व, उसके तनावपूर्ण मानस की अभिव्यक्ति प्रभावपूर्ण ढंग से प्रसाद जी इस कविता में प्रस्तुत करते हैं। तो ये कविता प्रसाद जी की एक ऐसी मनोभाव को अभिव्यक्त करने वाली मनोभावाभिव्यंजक कविता है, जिसमें अतीत के पट पर वर्तमान का चित्र कुछ ऐसी रेखाओं से निर्मित हुआ है कि कविता का संदेश सार्वकालिक और शाश्वत हो गया है। तो इस तरह से मित्रों हमने देखा कि शेर सिंह की वीरता को दिखाते हुए शेर सिंह की शक्ति और उसके आत्मगौरव को आधार बना करके एक लंबी कविता की रचना प्रसाद करते हैं। तो शक्ति और आत्मगौरव की भावना से पूर्ण यह कविता वर्तमान और भविष्य के लिए एक नवीन प्रेरणा का संचार करने वाली है। तो एक नवीन साहित्यिक विधा के रूप में सिख समुदाय के पराक्रम शौर्य को अभिव्यक्त करने वाली, शेर सिंह के मनोभावों का मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत करने वाली कविता शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, इसकी आज हमने बात की। पूरी एक नाटकीय ढंग से चर्चा की गई। तो आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार नए विषय के साथ हम पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।